इंडिया में लोग कई तरह के काम करते हैं। कुछ लोग फार्म्स, फैक्ट्रीज, बैंक्स, शॉप्स और दूसरे वर्क प्लेसेस में काम करते हैं, जबकि कुछ लोग घर से काम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम में ट्रेडिशनल काम जैसे वीविंग, लेस मेकिंग या हैंडीक्राफ्ट्स ही नहीं, बल्कि मॉडर्न आईटी इंडस्ट्री का प्रोग्रामिंग वर्क भी शामिल है। पहले फैक्ट्री वर्क का मतलब सिर्फ शहरों की फैक्ट्रीज में काम करना था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से लोग विलेजेस में घर बैठे ही फैक्ट्री टाइप प्रोडक्ट्स बना पाते हैं। कोविड 19 पैंडेमिक के दौरान 2020-21 में क्रोर्स ऑफ वर्कर्स ने अपना काम और सर्विसेज घर से डिलीवर किया। इसी ट्रेंड को रिमोट वर्किंग या टेली कम्यूटिंग कहते हैं। लोग काम क्यों करते हैं? काम हमारे जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पर्सनल लेवल पे भी और सामाजिक रूप से भी। लोग लाइवलीहुड अर्निंग के लिए काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास इनहेरिटेड वेल्थ होती है, मतलब उन्होंने उस पैसे के लिए काम नहीं किया होता। लेकिन सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं होता। काम करके मिलने वाला सेल्फ वर्थ और सोशल कनेक्शन लोगों को ज्यादा संतुष्टि देता है। जब कोई व्यक्ति काम करता है तो वो नेशनल इनकम में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है। इसे ही सच में अर्निंग अ लिविंग कहा जाता है। हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते, बल्कि अपने परिवार और डिपेंडेंट लोगों की जरूरत को पूरा करने का एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील करते हैं। महात्मा गांधी ने भी काम की इंपॉर्टेंस को समझा था, इसीलिए उन्होंने एजुकेशन के साथ साथ क्राफ्ट बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी जोर दिया। जब हम वर्किंग पीपल का स्टडी करते हैं तो हमें एम्प्लॉयमेंट का नेचर और क्वालिटी समझने में हेल्प मिलती है। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए भी क्रूशल होता है। एम्प्लॉयमेंट डेटा एनालाइज करने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सी इंडस्ट्री और सेक्टर नेशनल इनकम में कितना योगदान दे रहे हैं। साथ ही ये डेटा चाइल्ड लेबर, मार्जिनलाइज कम्युनिटी एक्सप्लॉयटेशन जैसे सोशल इश्यूज को एड्रेस करने में भी मदद करता है। एक फार्मर जब खेत में काम करता है तो वो फूड ग्रेन्स और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। कॉटन जैसे क्रॉप्स टेक्सटाइल मिल्स में क्लॉथ बन जाते हैं, पावर लूम्स में प्रोसेस होते हैं और फिर लॉरीज के थ्रू गुड्स ऑल ओवर कंट्री ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एक साल में कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के टोटल मनी वैल्यू को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी कहते हैं। जब हम इसमें एक्सपोर्ट से मिलने वाली कमाई और इंपोर्ट्स पे खर्च होने वाली रकम को ऐड करते हैं तो हमें नेट फॉरेन अर्निंग्स मिलता है, जो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। जब इस फॉरेन ट्रेड वैल्यू को जीडीपी में जोड़ दिया जाता है तो फाइनल आउटपुट होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो एक्टिविटीज जीएनपी में योगदान देती हैं उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। जो भी लोग इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज्ड हैं, चाहे उनका काम हाई लेवल का हो या लो लेवल का, सभी वर्कर्स कहलाते हैं। अगर किसी काम करने वाले व्यक्ति ने इलनेस, इंजरी, वेदर या फेस्टिवल की वजह से कुछ दिन काम नहीं भी किया हो तो भी उन्हें वर्कर्स ही माना जाता है। वर्कर्स उन लोगों को भी कहते हैं जो मेन वर्कर की हेल्प करते हैं। सिर्फ एम्प्लॉयर से सैलरी लेने वाले ही वर्कर्स नहीं होते, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी वर्कर कैटेगरी में आते हैं। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न मल्टीफेसेटेड है। कुछ लोग फुल ईयर एम्प्लॉयमेंट में होते हैं तो कुछ लोग सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही सीजनल एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। बहुत सारे वर्कर्स को फेयर वेजेस भी नहीं मिलते। जब एम्प्लॉयमेंट डेटा एस्टिमेट किया जाता है तब सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्टिवली इंगेज्ड हों। 2020-23 में इंडिया में लगभग 545 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स थी। क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, इसलिए वर्कफोर्स का मेजर हिस्सा लगभग 2/3 रूरल एरियाज से बिलोंग करता है। वर्कफोर्स में मेन का प्रपोर्शन ज्यादा है, अराउंड 77% मेन वर्कर्स हैं और बाकी 23% विमेन वर्कर्स। रूरल एरियाज में विमेन का पार्टिसिपेशन 1/4 के आसपास है, जबकि अर्बन एरियाज में सिर्फ 1/5 तक है। महिलाएं कुकिंग, वाटर फेचिंग, फ्यूल वुड कलेक्शन जैसे हाउस होल्ड काम करती हैं। साथ ही फार्म लेबर में भी पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन इन कामों के लिए उन्हें ना कैश मिलता है, न ग्रेन्स, और कई बार तो कुछ भी पेमेंट नहीं मिलता। इस वजह से इन विमेन को ऑफिशियल वर्कर्स कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन इकोनॉमिस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि इन अनपेड डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल विमेन वर्कर्स को भी वर्कर माना जाना चाहिए। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये रेशियो बताता है कि किसी देश की टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग एक्टिवली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में योगदान दे रहे हैं। जब ये रेशियो ज्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि देश की काफी बड़ी पॉपुलेशन काम कर रही है। अगर ये रेशियो मीडियम या लो हो तो इसका अर्थ है कि देश की बड़ी पॉपुलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डायरेक्टली शामिल नहीं है। आपने पहले की क्लासेस में पॉपुलेशन का मीनिंग पढ़ा होगा। इसका अर्थ होता है किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी स्पेसिफिक समय पर रहने वाले लोगों की टोटल संख्या। अगर हमें इंडिया का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालना हो तो हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना होगा और रिजल्ट को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे हमें परसेंटेज मिलेगी कि कितने लोग काम कर रहे हैं। एक डेटा के मुताबिक इंडिया में हर 100 लोगों पर लगभग 41 लोग वर्कर्स हैं। अगर इसे रूरल और अर्बन एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रूरल इंडिया में यह रेशियो लगभग 42 है, जबकि अर्बन इंडिया में लगभग 38। अब सवाल उठता है कि रूरल और अर्बन एरियाज के बीच इतना डिफरेंस क्यों है?
इसका एक मेन रीजन ये है कि रूरल एरियाज में लोगों के पास इनकम बढ़ाने के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। कई लोग स्कूल्स, कॉलेजेस या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा पाते, और जो जाते हैं वो भी बीच में पढ़ाई छोड़कर काम शुरू कर देते हैं। इसके ऑपोजिट अर्बन एरियाज में कई लोग एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उनके पास स्किल्स भी होती हैं और उन्हें उनके क्वालिफिकेशंस के मुताबिक जॉब्स मिलने के ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं। अर्बन यूथ ज्यादातर जॉब सिलेक्शन में केयरफुल होते हैं, जबकि रूरल यूथ इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से जल्दी काम शुरू कर देते हैं, चाहे जॉब उनकी क्वालिफिकेशन से मैच करे या नहीं। जब हम जेंडर वाइज पार्टिसिपेशन रेट देखते हैं तो पता चलता है कि मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन काफी कम है। अर्बन एरियाज में ये गैप और भी ज्यादा है। हर 100 अर्बन विमेन में से सिर्फ 19 विमेन ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल होती हैं। रूरल विमेन का पार्टिसिपेशन थोड़ा बेटर है। हर 100 में से लगभग 30 विमेन वर्कफोर्स का हिस्सा बनती हैं। अब सवाल यह है कि विमेन, स्पेशली अर्बन विमेन, काम क्यों नहीं कर रही हैं? इसका एक मेजर रीजन ये है कि अगर किसी फैमिली का मेल अर्नर हाई इनकम कमा लेता है तो उनके घर वाले फीमेल मेंबर्स को काम करने से डिस्करेज करते हैं। दूसरा रीजन ये है कि जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज विमेन करती हैं, जैसे कुकिंग, चाइल्ड केयर, फैचिंग वाटर, फ्यूल वुड कलेक्शन या फार्म रिलेटेड अनपेड वर्क, इन्हें प्रोडक्टिव वर्क नहीं माना जाता। इस नैरो डेफिनेशन ऑफ वर्क के कारण विमेन के काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, जिसके चलते फीमेल वर्कर्स की ऑफिशियल काउंट अंडर एस्टिमेट होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो कई महिलाएं अपने घरों और फैमिली फार्म्स में फुल टाइम काम करती हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें कोई मॉनेटरी कंपेंसेशन नहीं मिलता, उन्हें नॉन वर्कर्स कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लेकिन ये महिलाएं हाउस होल्ड को सस्टेन करने और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन विमेन को भी वर्कर्स की लिस्ट में इंक्लूड किया जाना चाहिए? इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है वर्कर्स का स्टेटस या उनका काम करने का तरीका, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट टाइप के रूप में समझते हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हमें सिर्फ इतना बताता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये समझना हो कि किसी वर्कर का अपने काम के साथ कितना कनेक्शन है, उनका जॉब किस क्वालिटी का है, या उनका अपने एंटरप्राइज या कोवर्कर्स पर कितना कंट्रोल है, तो हमें एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के क्लासिफिकेशन को समझना होगा। चलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं, एक सीमेंट शॉप ओनर, एक कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर और एक सिविल इंजीनियर जो एक कंपनी में काम करता है। इन तीनों का काम का नेचर और उनका स्टेटस अलग अलग है, इसलिए उनकी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी भी अलग अलग होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग अपना खुद का एंटरप्राइज या धंधा चलाकर रोजी रोटी कमाते हैं, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। सीमेंट शॉप ओनर इस कैटेगरी में आता है। इंडिया के टोटल वर्कफोर्स का लगभग 57% हिस्सा सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का है। रूरल एरियाज में तो यह और ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने खुद के फार्म्स या छोटी दुकानें चला रहे होते हैं। कैजुअल वेज लेबरर्स, जो वर्कर्स दूसरे के फार्म्स, फैक्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर टेम्परेरी बेसिस पर काम करते हैं, जिसे कैजुअल लेबर या डेली वेज वर्कर्स कहते हैं, उन्हें इस कैटेगरी में डाला जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर इस कैटेगरी का एग्जाम्पल है। इनका काम का नेचर फिक्स नहीं होता, कभी काम मिलता है, कभी नहीं। इंडिया के वर्कफोर्स का लगभग 22% इस कैटेगरी में आता है, और ये ग्रुप मोस्टली लो इनकम और इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट का सामना करता है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, जो लोग किसी एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रेगुलरली फिक्स्ड सैलरी पे काम करते हैं, उन्हें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कहते हैं। जैसे एक सिविल इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में एम्प्लॉयड है, वो इस कैटेगरी में आता है। इंडिया के वर्कफोर्स का लगभग 21% लोग रेगुलर जॉब्स में हैं। अर्बन एरियाज में इस कैटेगरी का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनीज और ऑफिसेज को परमानेंट वर्कफोर्स की जरूरत होती है। अगर हम जेंडर वाइज डेटा देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों मेन और विमेन के लिए सबसे कॉमन लाइवलीहुड सोर्स है, क्योंकि 50% से ज्यादा वर्कफोर्स इसी कैटेगरी में आती है। लेकिन जब बात कैजुअल वेज लेबर की आती है तो विमेन का प्रोपोर्शन ज्यादा दिखता है, स्पेशली इन रूरल एरियाज। ऑन दी अदर हैंड, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में मेल पार्टिसिपेशन विमेन के कंपैरिजन में काफी हायर होता है। अर्बन मेन का इस कैटेगरी में एंगेजमेंट रूरल या अर्बन विमेन से काफी ज्यादा होता है। ये जेंडर गैप ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है, लेकिन अभी भी डिफरेंस नोटिसेबल है। फॉर एग्जांपल, अर्बन एरियाज में 24% मेन रेगुलर जॉब्स में हैं, जबकि सिर्फ 17% विमेन इस कैटेगरी में शामिल हैं। ये गैप थोड़ा कम है, लेकिन स्टिल सिग्निफिकेंट है, स्पेशली जब हम अर्बन एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर करते हैं। अगर हम रूरल वर्सेस अर्बन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज्यादातर रूरल एरियाज में मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद की लैंड पे फार्मिंग या पेटी बिजनेसेस चला रहे होते हैं। अर्बन एरियाज में काफी लोग खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि शॉप्स, फैक्ट्रीज या ऑफिसेज एस्टैब्लिश करने के लिए कैपिटल और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। इसलिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न ज्यादातर रेगुलर सैलरीड जॉब्स और कुछ एक्सटेंट तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर बेस्ड होता है। इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में एक मेजर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट पैटर्न के शिफ्ट के रूप में समझ सकते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, वैसे वैसे लेबर फोर्स ग्रेजुअली एग्रीकल्चर और रिलेटेड प्राइमरी एक्टिविटीज से इंडस्ट्री और फिर सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट करता है। इस प्रोसेस में लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करते हैं, जिसे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कहते हैं। जब इकोनॉमी का सर्विस सेक्टर रैपिड एक्सपेंशन फेज में आता है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट शेयर धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है।
एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर वाइज पैटर्न समझने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जनरली 8 मेजर इंडस्ट्रियल डिविजन्स में क्लासिफाई किया जाता है। 1 एग्रीकल्चर, 2 माइनिंग एंड कोरिंग, 3 मैन्युफैक्चरिंग, 4 इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई, 5 कंस्ट्रक्शन, 6 ट्रेड, 7 ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज और 8 सर्विसेज। सिंप्लीफिकेशन के लिए इन्हें हम 3 ब्रॉड सेक्टर्स में ग्रुप करते हैं। प्राइमरी सेक्टर includes agriculture plus mining and quarrying. Secondary sector includes manufacturing plus electricity, gas and water supply plus construction. Service sector includes trade, transport and storage. 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में प्राइमरी सेक्टर अभी भी सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है। सेकेंडरी सेक्टर में करीब 25% लोग एम्प्लॉयड हैं और सर्विस सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली 29% वर्कफोर्स एंगेज्ड है। रूरल इंडिया के एम्प्लॉयमेंट पैटर्न को देखें तो लगभग 60% रूरल वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग एक्टिविटीज में काम करती है। अराउंड 23% रूरल वर्कर्स कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में बिजी हैं, जबकि 20% सर्विस रिलेटेड जॉब्स में है। अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट पैटर्न थोड़ा अलग है। यहाँ पर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन काफी कम है। अर्बन वर्कफोर्स का 60% हिस्सा सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर में 1/3 लोग काम करते हैं। जेंडर वाइज एनालिसिस करें तो ऑल्दो प्राइमरी सेक्टर में मेन और विमेन दोनों इन्वॉल्व्ड हैं, लेकिन फीमेल वर्कफोर्स का कॉन्सेंट्रेशन प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है। लगभग 64% विमेन वहां काम करती हैं, जबकि मेल वर्कर्स का शेयर सिर्फ 38% है। मेन को इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इसलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन डाइवर्सिफाई होता जा रहा है। अब अगर हम जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के पैटर्न को देखें तो 17 सालों के प्लानिंग में जीडीपी तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का रेट जीडीपी के मुकाबले काफी कम रहा है। 1950 से 2010 के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 2% से ज्यादा कभी नहीं हुआ। इस पीरियड में एक वरिंग ट्रेंड ये था कि 1990s के एंड में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ शार्पली डिक्लाइन होने लगा और वो जीडीपी ग्रोथ के कंपैरिजन में और पीछे छूट गया। इस सिचुएशन को जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है, जब इकोनॉमी ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही होती है, लेकिन नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रहे होते हैं। इस जीडीपी एम्प्लॉयमेंट गैप का वर्कफोर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा, उसे समझने के लिए हमें लोगों के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे नजर डालनी पड़ेगी। 1972-73 में इंडिया की वर्कफोर्स का 74% हिस्सा प्राइमरी सेक्टर में काम करता था, लेकिन 2022-23 तक ये संख्या गिरकर 46% तक आ गई, यानी कि लोग ग्रेजुअली फार्म वर्क से नॉन फार्म वर्क की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसी दौरान सेकेंडरी सेक्टर का शेयर 11% से बढ़कर 25% हुआ और सर्विस सेक्टर का शेयर 15% से 29% तक पहुंच गया, जो इंडिकेट करता है कि इन दोनों सेक्टर्स में ग्रोथ का पोटेंशियल है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिलता है। 1970-2023 के बीच लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरी जॉब से शिफ्ट होकर कैजुअल वेज लेबर की तरफ जाने लगे हैं। इस प्रोसेस को कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहा जाता है। कैजुअल लेबर की डिपेंडेंसी बढ़ने से वर्कर्स के जॉब कंडीशंस और इनकम लेवल्स हाईली वल्नरेबल बन जाते हैं, क्योंकि इनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ना ही रेगुलर वेजेस मिलती हैं। लेकिन 2017-2023 के पीरियड में एक और ट्रेंड नोटिस किया गया। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट का शेयर मॉडरेटली इंक्रीज हुआ है। इसका रीजन हो सकता है अर्बनाइजेशन, आईटी सेक्टर और सर्विस इंडस्ट्री का एक्सपेंशन, जहां पर फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि 2011-23 के पीरियड में सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ स्टैग्नेंट रहा, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मॉडरेट राइज देखने को मिला। इसका रीजन हो सकता है कि लोगों ने जॉब्स की कमी के कारण अपना काम खुद शुरू कर दिया हो, जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस, ऑनलाइन सर्विसेज या गिग इकोनॉमी बेस्ड काम। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर डायनामिक है, लेकिन चैलेंजेस जैसे जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन और प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। फ्यूचर पॉलिसीज को इन ट्रेंड्स के हिसाब से डिजाइन करना होगा ताकि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके। इंडिया में वर्कफोर्स का एक इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग एस्पेक्ट है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। पहले हमने देखा कि कैसे हायर्ड जॉब्स, यानी जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, उनका प्रपोर्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये हायर्ड जॉब्स सच में डिसेंट लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं? इंडिया की डेवलपमेंटल प्लानिंग का एक की ऑब्जेक्टिव था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए लोगों को एग्रीकल्चर से निकालकर इंडस्ट्री और सर्विसेज में शिफ्ट किया जाए, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ। लेकिन 70 साल के प्लान डेवलपमेंट के बाद भी इंडिया की आधी से ज्यादा वर्कफोर्स अब भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का क्वालिटी डिटीरियरेट हुआ है। आज भी कई वर्कर्स जो 10-20 साल से काम कर रहे हैं, उन्हें बेसिक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे मैटरनिटी लीव, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी और पेंशन नहीं मिलती। एक और इनइक्वालिटी ये है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को सेम काम के लिए पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में कम सैलरी मिलती है। कुछ वर्कर्स को रेगुलर इनकम मिलती है और उनकी जॉब्स गवर्नमेंट के लेबर लॉ से प्रोटेक्टेड होती हैं। ये वर्कर्स ट्रेड यूनियंस बनाकर एम्प्लॉयर से बेटर वेजेस और सिक्योरिटी के लिए बार्गेन कर सकते हैं। ऐसे वर्कर्स को फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहते हैं। इंडिया की टोटल वर्कफोर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: फॉर्मल सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर; इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
जो पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स और प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स जहां 10 या उससे ज्यादा हायर्ड वर्कर्स काम करते हैं, उन्हें फॉर्मल सेक्टर बोला जाता है। इसमें काम करने वाले लोग फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहलाते हैं। इन्हें जॉब सिक्योरिटी, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन एटसेट्रा जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा जितनी भी एंटरप्राइजेज छोटे हैं या जहां 10 से कम हायर्ड वर्कर्स होते हैं या जहां लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं बिना किसी परमानेंट स्टाफ के, सब इनफॉर्मल सेक्टर के अंडर आते हैं। इसमें छोटे फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंटरप्राइज ओनर्स, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स, हेड लोड वर्कर्स जैसे लोग शामिल होते हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो 2012 में इंडिया में लगभग 30 मिलियन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स थे, जिसमें 18 मिलियन पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। यहां भी मेन का डोमिनेंस था क्योंकि विमेन सिर्फ 1/6 ही थी इस सेक्टर में। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 1990s के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन आया है। फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के पास सोशल सिक्योरिटी होती है और उनकी इनकम इनफॉर्मल वर्कर से ज्यादा होती है। प्लानिंग का विजन था कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, फॉर्मल सेक्टर का प्रपोर्शन बढ़ेगा और इनफॉर्मल सेक्टर श्रिंक करेगा। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? 2011-12 के डेटा के मुताबिक इंडिया के 473 मिलियन वर्कर्स में से सिर्फ 30 मिलियन ही फॉर्मल सेक्टर में थे, यानी सिर्फ 6%। बाकी 94% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे। जेंडर वाइज अगर देखें तो 20% फॉर्मल सेक्टर और 30% इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स विमेन थी। 1970s के बाद से डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ध्यान देने लगे क्योंकि फॉर्मल सेक्टर जॉब्स ग्रो नहीं कर रही थी। इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को रेगुलर इनकम, जॉब सिक्योरिटी या लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती। उन्हें कभी भी काम से निकाला जा सकता है बिना कंपेंसेशन के। इन एंटरप्राइजेज में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो आउटडेटेड होती है और अकाउंटिंग या रिकॉर्ड कीपिंग भी नहीं होती। इन वर्कर्स का रहना मोस्टली स्लम्स या स्क्वाटर सेटलमेंट्स में होता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के प्रेशर और गाइडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इनफॉर्मल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे पेंशन, इंश्योरेंस एटसेट्रा। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी समस्या है जो हर डेवलपिंग इकोनॉमी, खासकर भारत जैसे देश में बहुत गहरा प्रभाव डालती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अखबारों में जॉब्स ढूंढते हैं या अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के माध्यम से काम की तलाश करते हैं। कई शहरों में कुछ लोग स्पेसिफिक चौक्स या एरियाज में रोज सुबह खड़े होते हैं, जहां से कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर उन्हें दिन भर के लिए मजदूरी पर ले जाते हैं। कुछ लोग अपना बायोडेटा फैक्ट्रीज या ऑफिसेज में पर्सनली देकर पूछते हैं, क्या कोई वैकेंसी है? रूरल एरियाज में कई लोग जब काम नहीं मिलता तो घर पर ही रुक जाते हैं, एक्टिव जॉब सर्च नहीं करते, लेकिन काम मिल जाए तो तुरंत करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में रजिस्टर करवाते हैं, जहां से नोटिफाइड जॉब्स के लिए उनकी डिटेल्स एम्प्लॉयर्स तक पहुंचाई जाती हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, जिसे पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, अनएम्प्लॉयमेंट को इस प्रकार डिफाइन करता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति है जहां लोग काम की कमी के कारण एम्प्लॉयड नहीं हैं, लेकिन एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एजेंट्स, फ्रेंड्स या डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स के पास जाकर। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आधे दिन में 1 घंटे का भी काम नहीं कर पा रहा तो उसे अनएम्प्लॉयड माना जाता है। सोर्सेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। भारत में 3 मेजर सोर्सेस से अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स मिलते हैं: सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स, NSO की एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट्स और पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे के एनुअल रिपोर्ट्स। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशंस। इन सभी सोर्सेस के डेटा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये हमें अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार और अनएम्प्लॉयड लोगों की प्रोफाइल के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स देते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बेसिक और कॉमनली दिखने वाली अनएम्प्लॉयमेंट है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जहां व्यक्ति खुल्लम खुल्ला काम की तलाश में है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये मोस्टली एग्रीकल्चर या रूरल एरियाज में पाई जाती है। इसमें लोग टेक्निकली काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका काम प्रोडक्शन में कोई रियल कंट्रीब्यूशन नहीं करता। जैसे मान लीजिए एक फार्मर के पास 4 एकड़ जमीन है, जिसे एफिशिएंटली सिर्फ 3 लोग संभाल सकते हैं, लेकिन अगर वह 6 लोगों, अपने परिवार के सदस्यों को भी काम में लगा लेता है तो बाकी लोग एक्चुअली काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके बिना भी उतना ही प्रोडक्शन होता है। इस तरह की स्थिति को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एक 1950s की स्टडी के अनुसार लगभग 1/3 ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कई लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, रेनी सीजन आते ही शहरों से वापस अपने गांव आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है। पूरे साल काम नहीं होता, कुछ महीनों में ही खेती के लिए लेबर चाहिए। बाकी समय ये लोग या तो अनएम्प्लॉयड होते हैं या दूसरी जगह टेम्पररी काम ढूंढने चले जाते हैं। इस तरह की स्थिति को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। आपने नोटिस किया होगा कि भारत में लोग बहुत लंबे समय तक टोटली अनएम्प्लॉयड नहीं रहते। स्कॉलर्स कहते हैं कि लोगों की मजबूरी और इकोनॉमिक प्रेशर इतना होता है कि वो कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो काम गंदा हो,
असुरक्षित हो या एक्सट्रीमली लो पेइंग हो। इससे समझ आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बावजूद लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट या फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इस समस्या से निपटने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स कई तरह के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स चला रही हैं ताकि लो इनकम फैमिलीज को एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड दिया जा सके। इन मेजर्स को आगे के सेक्शंस में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक अहम पॉलिसी कंसर्न रहा है और इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आपको याद होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसका एम है रूरल एरियाज के हर हाउस होल्ड को जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं उन्हें साल में 100 डेज का गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट देना। ये स्कीम रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए एक रेवोल्यूशनरी कदम माना गया है। इंडिपेंडेंस के बाद से ही यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स ने दो मेजर तरीकों से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, सरकार अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोगों को डायरेक्टली रिक्रूट करती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, पुलिस, हेल्थ सर्विसेज एटसेट्रा। इसके अलावा सरकार खुद भी कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स चलाती है, जैसे कि इंडस्ट्रीज, होटल्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, जिनमें काफ़ी लार्ज स्केल हायरिंग होती है। जैसे अगर एक गवर्नमेंट ओन स्टील कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है तो वहां डायरेक्टली नए लोगों को नौकरी मिलती है। ये होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लेकिन इसके अलावा जब गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का आउटपुट बढ़ता है तो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स जो उनसे रॉ मटेरियल लेते हैं उनका भी आउटपुट बढ़ता है और उनमें भी नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। ये होता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी सरकार अपने प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट के जरिए प्राइवेट सेक्टर को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एनकरेज करती है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स, सरकार कई ऐसे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स भी चला रही है जिनका कोर फोकस एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ही है। इन्हें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स भी कहते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ जॉब देना नहीं होता बल्कि बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना भी होता है, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन, न्यूट्रिशन और रूरल ड्रिंकिंग वाटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स एंड हाउसेज, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट एंड सैनिटेशन, इनकम जनरेशन एसेट परचेज फॉर द पुअर, वेज एम्प्लॉयमेंट के थ्रू कम्युनिटी एसेट क्रिएशन। ये सारे एफर्ट्स मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट को टारगेट करते हैं, इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड्स और डिग्निटी दोनों को एनहांस करने के लिए। वर्कफोर्स स्ट्रक्चर में बदलाव। अगर हम वर्कफोर्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो भारत में पिछले कुछ सालों में नोटिसेबल चेंजेस आए हैं। नए जॉब्स मोस्टली सर्विस सेक्टर में जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि आईटी, कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। हाई टेक्नोलॉजी और डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस और स्पेशलिस्ट फ्रीलांसर्स भी ग्लोबल लेवल पर मल्टीनेशनल्स के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। आजकल आउटसोर्सिंग काफी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है, जैसे एक बड़ी कंपनी अपने डिपार्टमेंट्स जैसे लीगल, प्रोग्रामिंग, कस्टमर केयर को क्लोज करके छोटी फर्म्स या फ्रीलांसर्स को वो काम आउटसोर्स करती है, जो कभी कभी दूसरे कंट्रीज में होते हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर और इनफॉर्मलाइजेशन। इस आउटसोर्सिंग और ट्रैक ड्रिवन वर्क कल्चर की वजह से ट्रेडिशनल ऑफिस या फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट बदल गया है। आज होम ही वर्क स्पेस बन गया है। लेकिन यह बदलाव हर वर्कर के फेवर में नहीं गया। नए जॉब्स में जॉब सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स काफी लिमिटेड हो गए हैं। इससे हम इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जीडीपी ग्रोथ बट जॉबलेस ग्रोथ। पिछले कुछ दशकों में जीडीपी काफी तेजी से ग्रो हुआ है, लेकिन इस ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। इस फिनोमिनन को इकोनॉमिस्ट जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट को मजबूरन रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर ज्यादा फोकस करना पड़ा, जहां लोगों के पास ना जॉब्स हैं ना रिसोर्सेज। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में भारत में एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर डायनामिक तो है, लेकिन अनस्टेबल भी है। नए सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, पर इनफॉर्मलाइजेशन और जॉब इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है। सरकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इनिशिएटिव्स जरूरी हैं, लेकिन उन्हें इंक्लूसिव और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाने